अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, इस हफ्ते की बड़ी खबर तो यही रहेगी कि साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी तकरीबन 3 साढ़े 3 अरसे की जिलावतनी के बाद वो पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं 21 तारीख को। उसी के इर्द-गिर्द जो है बहुत से मामलात और चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। क्या वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे या वो लाहौर में एज़ पर प्लान लैंड करेंगे। तो इस पर भी अभी तक फाइनल डिसीजन जो है वो अभी होना बाकी है। नवाज शरीफ की वापसी को उनकी अपनी जमात तो जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं और उस दिन भी एक बहुत बड़ा जलसा तय है। लेकिन मुक्तदिर हल्के उसको कैसे देख रहे हैं, अभी तक तो सिग्नल वहां से जो है वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। ऑल्दो कि नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई, मामलात थोड़े से बिगड़े, लेकिन ये खबर हमने आपको पहले ही दे दी थी कि वो मामलात थोड़े से बिगड़े थे, लेकिन अब वो ट्रैक पर आ चुके हैं। बाकी सियासी क़यादत उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आपको याद होगी चंद दिन पहले, तकरीबन 4-5 दिन पहले, कि नवाज शरीफ की वापसी को मुल्क की मईशत की बेहतरी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि इसहाक डार साहब भी वापस आए थे और लेकिन डॉलर जूं का तू रहा, वो भी नहीं संभाल पाए मईशत को। तो मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट थी उसका लुब्बे-लुबाब यही था कि मुल्क की मईशत जो है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद नवाज शरीफ साहब भी अगर इलेक्शन जीतते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो उसे ना संभाल पाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है, उनका नारा यही है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लेके आएंगे और माजी में भी वो ये काम जो है वो कई बार कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग को अगर देखें तो अभी तक जो रिवायती ओपोजिशन अगर रही है पिछले 30 से 40 सालों में, वो पीपल्स पार्टी की रही है। पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा, जिनमें खुसूसन पंजाब की क़यादत शामिल है, क्योंकि पंजाब में उनका असल मुकाबला जो है वो ऑब्वियसली पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन होगा, लेकिन एंटी नवाज शरीफ वोट जो है पीपल्स पार्टी उसे भी अट्रैक्ट करना चाह रही है। तो नवाज शरीफ पर भी तनकीद हो रही है, उनकी वापसी को डील से जोड़ा जा रहा है। फिर राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा है, बल्कि अगर देखा जाए तो बिलावल और जरदारी साहब के बाद यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ ही हैं जिन्हें सेकंड टियर की में माना जाता है कि वो बड़े सियासी रहनुमा है। उनका कद काठ भी है, साबिक वजीर आजम भी है। उन्होंने भी तकरीबन इसी से मिली जुली स्टेटमेंट दी कि जी डील का तासुर जो है वो मिल रहा है, किसी डील के नतीजे में आना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी तकरीबन 4-5 दिन पहले तक मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, लेकिन अब थोड़े से मामलात ऐसे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर पीपल्स पार्टी नहीं बोल रही, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की भी, जो हमारी इतलात है, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत को। तो क्या ये एक सीज फायर हो चुका है लेवल प्लेइंग फील्ड जो लोग देते हैं और पीपल्स पार्टी के दरमियान, या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है पीपल्स पार्टी की? और क्यों अचानक से नवाज शरीफ की वापसी को डील से जोड़ा जा रहा है? क्या ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है या राजा परवेज अशरफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ साहब की वापसी पर कोई तहफुजात हैं कि उन्हें आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया जा रहा है, या कोई ऐसा मामला है? पीपल्स पार्टी को क्या तहफुजात होने हैं जी? जनरली हमने तो वेलकम किया है, मियाँ साहब को आना चाहिए, बल्कि उनकी जमात उनकी पूरी कोशिश कर रही है। उनके लिए अगर कोई हुकूमती फैसिलिटेशन है या कोई ऐसा मसला है तो उसके ऊपर लोगों के तहफुजात होते हैं। जमातों के अंदर लोगों की अपनी अपनी आरा होती है, वो बयान कर देते हैं। ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं होती। हो सकता है किसी वक्त पे पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने अपनी जाती राय का इजहार करते हुए कोई बात कह दी। ठीक। तो कायरा साहब, इसका मतलब जो राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक स्पीकर, बड़े साबिक वजीर आजम, उनकी जो स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ किसी समझौते के तहत वापस आ रहे हैं और कोई डील का वो तासुर दे रहे थे, ये पीपल्स पार्टी की राय नहीं है, ये राजा साहब की अपनी राय? राजा साहब की राय से मैं आगाह नहीं हूं। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो मुझसे बहुत सीनियर है, उन्होंने राय दी है, वो पंजाब के सदर है, तो उनके पास कोई खबर होगी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने दी होगी। ठीक। तो अच्छा कायरा साहब, जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, उसके बाद
क्या देखिए, दरमियान में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल रहा था और सीधा-सीधा पीपल्स पार्टी कह रही थी कि नून लीग से लेवल प्लेइंग फ़ील्ड माँग रहे थे और साथ में ये आर्गुमेंट भी दिया जा रहा था कि जी पंजाब में भी आपके लोग हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी आपको सुन रही है और विफाक में भी मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो भी वही है, फिर 2 बड़े तगड़े वज़ीर जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर जो हैं और फिर फवाद साहब हैं, आज चीमा साहब हैं। अ, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या पीपल्स पार्टी के अब दूर हो चुके हैं? देखिए, जहाँ तक उन तहफ़्फ़ुज़ात का फाइनैलिटी है, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी तक आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो पार्टी ने इख्तियार दिया था, उस पे उन्होंने पार्टी को आगाह नहीं फरमाया। लेकिन वो अहबाब तो वही तशरीफ़ फरमा है, लिहाज़ा एड्रेस कैसे हो गए ये मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन अभी आसिफ ज़रदारी साहब ने अपनी जमात को उसके बारे में एतमाद में लेना है कि क्या गुफ्तगू, क्या उनकी बातचीत हुई है, उसके बारे में अभी कुछ मैं कह नहीं सकता। लेकिन कायरा साहब एक कम से कम पिछले 4-5 दिनों में देखा गया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर उस तरह से शिकायत अब सामने नहीं आ रही जो शायद 1 हफ्ता पहले तक थी। तब ये हुआ कि कोई पार्टी पॉलिसी है कि फिलहाल इस मामले पर बात ना की जाए? देखिए, गुज़ारिश ये है कि पार्टी पॉलिसी तो ये पहले तो लोग अपनी आरा का इज़हार कर रहे थे। जब जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दे दिया गया जमात की तरफ से कि आप बातचीत के ज़रिए हमारे मामलात जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको एड्रेस कराएँ, तो उसके बाद जमात को उस पे खुली राय देने का हक नहीं रहा। अब वो अपनी कोई राय देंगे, अपनी कोई जो उनकी गुफ्तगू या मुलाकात कोई हुई, उसके बाद ही कोई पॉलिसी आ सकती है ना, उसके दरमियान गुफ्तगू करने से तो वो जो एतमाद साज़ी है वही ख़त्म हो जाती है और जो लीडर को दिया हुआ एतमाद है या उनको दिया हुआ इख्तियार है, हम उसके अंदर मुदाखलत करेंगे ना। जी। कारी साहब एक एक फैक्ट तो ये भी है कि देखें जो 1 हफ्ते पहले तक जो पार्टी रहनुमा बयानात दे रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, वो तकरीबन रेज़ोनेट कर रहा था जो थिंकिंग या जो बयानात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के भी थे। इसका मतलब उसमें शायद कुछ तो वज़न होगा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो शायद सबके लिए इस वक़्त बराबर नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी तो चेंज नहीं हुई और इस सवाल के तनाजुर में क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं, उसकी शफाफियत पर फिलहाल सवाल ना उठाया जाए? नहीं, ये नहीं जी, सवाल ये है कि जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उसका जवाब या उसकी वज़ाहत तो वही फरमा सकते हैं। जी। मैं तो आपको पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहा हूँ कि मेरी जमात के सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी सीईसी में उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और बड़ा तल्ख़ माहौल था, लोगों के अंदर ये भी था कि जी कोई रास्ता इख्तियार किया जाए। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फरमाया कि नहीं, मैं बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने की कोशिश करता हूँ, तो जमात ने कहा जी बिस्मिल्लाह, उनको इख्तियार दिया, आप करें। अब जब तक वो हमें कोई बात नहीं बताते तब तक हमारा इस मौजू पे गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। दूसरा जो पीटीआई का है, पीटीआई के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और उनके अपने इश्यूज़ हैं, वो आपको खुद ही बेहतर बयान कर सकते हैं। ठीक। तो कायरा साहब दूसरा ये बताइएगा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो डॉलर रुपए जो है डॉलर के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रेंथन होता जा रहा है। और एक तासुर ये भी है कि जी ये सब कुछ जब हो रहा है तो शायद इलेक्शंस जो हैं वो आगे की तरफ धकेल जाए और केयरटेकर गवर्नमेंट को जो है वो मज़ीद ज़्यादा टाइम दिया जाए। इस पर पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है। मैं इलेक्शन पे भी आता हूँ। लेकिन इस तासुर को आपके ख्याल में इसमें कितना वज़न है? देखिए, पहली गुज़ारिश तो ये है कि अगर आज कोशिशें की गई हैं, तो पहले भी की जानी चाहिए थी। बड़ा अच्छा हुआ कि डॉलर की कीमत नीचे आ गई। बहुत आसान कदम है, इससे मुल्क को फ़ायदा हुआ है, अवाम का फ़ायदा हुआ है। रही बात कि आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें गिरी हैं और उससे भी ये रिलीफ आया है, बहुत अच्छा है। अवाम को सुख का साँस जहाँ से भी मिल सके मिलना चाहिए। लेकिन इसकी बुनियाद पे
इलेक्शन आगे ले जाना है, कायनी तकाजे को वायलेट करना और उससे भाम और मुश्किलात पैदा कराना, ये तो कोई दानिशमंदी नहीं होगी। अगर आलमी हालात बेहतर हुए हैं और हमारे हुकूमती इदारों ने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे डॉलर की जो कदर है वो कम हुई है, तो ये तो अच्छी बात है। हमारे इदारों को जो भी हुकूमत हो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उसका ज्यादा साथ देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक जवाब बन सकता। तो कारी साहब 16 महीने आप भी इक्तिदार का हिस्सा रहे, वजारत खजाना जो है वो थ्रू आउट मुस्लिम लीग नून के पास रही, बयानात तो काफी तगड़े आते रहे, लेकिन उस तरह से एक इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ नहीं गई। डॉलर हमने देखा मतलब रुपए के मुकाबले में काफी तगड़ा हुआ, ठीक ठाक मतलब 350 तक ओपन मार्केट में पहुंच गया था। फिर उसके बाद रियासती इदारों ने इकदाम किए, तो क्या उस वक्त ये इकदाम ले लेने चाहिए थे, वो करना नहीं चाहते थे, या ये क्या मतलब अगर पिछ 2 हफ्तों को में देखा जाए कि टेकर सेटअप है जिनकी आवाम में उस तरह से जड़ें नहीं है जिस तरह से पॉलिटिकल जमातों की होती हैं, लेकिन हमने देखा कि वो सब कुछ हो गया जो होना चाहिए था आपकी गवर्नमेंट। देखिए, ये जैसे हुआ बहुत अच्छा, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना। जैसे भी हुआ ये कौमी मुफाद में है, लिहाजा हो गया, बहुत अच्छा है। अब अर्ज यह है कि जो भी इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं उनके इख्तियार में और केयर टेकर गवर्नमेंट या इदारों का जो इख्तियार होता है वो और तरह होता है। हमारे मुल्क में खास तौर पे और तरह होता है। और जब आप ताकत की जबान में बातें करते हैं तो और सूरत हाल है, अगर हुकूमत यही कोई भी हुकूमत अगर यही इकदाम उठाती तो शायद अदालत इस पे कोई अदालती इंटरवेंशन हो जाती और कोई मामला उठ जाते। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। बहरहाल हमारे दौर में भी पूरी कोशिशें की गई, डॉलर सप्लाई को बेहतर रखने की कोशिश की गई, और जब केयर टेकर गवर्नमेंट स्टार्ट में आई तो वो राइजिंग ट्रेंड बहुत ज्यादा राइज कर गया, और फिर हमारे इदारों ने भी इंटरवीन किया और ये दुरुस्त किया। अब इसमें कोई हरज नहीं है। पहले होना चाहिए था, हुकूमत को इस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहिए था। इस पे मुतज़ाद आरा हो सकती है। हमारे रेगुलेटर्स को टाइमली अपना काम करने की जरूरत है, लेकिन ये जो हुआ इससे पाकिस्तान के लोगों को फायदा हुआ, बड़ा आसान कदम। ठीक, कारी साहब 2 दफा आप एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, लेकिन देखिए जिस तरह आपने फरमाया कि अगर हुकूमत मुंतखब हुकूमत ये इकदाम करती तो अदालतें इंटरवीन कर देती, लेकिन अब चूंकि रियासत ये सारे मामलात इदारों ने हाथ में ले लिए हैं तो वो भी या इंटरवीन कर नहीं सकते या जो भी वो है, तो इसीलिए ये तासुर एक उभारा जा रहा है या उभर चुका है कि जी शायद इसी मॉडल को अगर थोड़ा सा और चलाया जाए 3-4 महीने तो इकोनॉमी तेजी से रिवाइव कर सकती है वर्सेस द मुंतखब गवर्नमेंट के वो आए इलेक्टेड गवर्नमेंट और इस तरह से करे। अदल, ये जो इकोनॉमी है ना, ये सिर्फ डॉलर की कीमत नहीं है जी। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। इकोनॉमी की रिवाइवल, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेहतर होगी, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस बेहतर होगी, हम एक्सपोर्ट्स बेहतर करेंगे। वो तो काफी सारे इकदाम हैं जिनके बाद हम ये कह सकेंगे कि इकोनॉमी रिवाइव हुई है। इकोनॉमी की रिवाइवल इज समथिंग एल्स। ठीक, कारी साहब आखिर में ही बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का जब से हुकूमत खत्म हुई है, केयर टेकर सेटअप आया, एक स्टांस रहा है कि जी इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर होने चाहिए। फिर डेट आ गई जी दिसंबर उसके जनवरी के आखिरी हफ्ते में, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई। में इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें भी हुई, पीपल्स पार्टी ने फिर ये कहा कि अगर इलेक्शन ना हुआ तो हम लाए अमल देंगे। क्या पीपल्स पार्टी एक जमहूरी राइट है आपका, एहतजाज के रास्ते पर भी जा सकती है अगर आपको ये फील हुआ या अनाउंस कर दिया गया किसी भी वजह से कि इलेक्शंस जो है महीना 2 महीने 3 महीने डिले हो जाएंगे, क्या करेगी पीपल्स पार्टी में? देखिए, ये मैं क्योंकि ये समझता नहीं हूँ कि इलेक्शन डिले होंगे, मैं इस मफरूजे को सोचता भी नहीं। मेरा ख्याल है अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत बनी तो पीपल्स पार्टी हर वो कदम जो आइन और कानून के मुताबिक है जरूर उठाएगी। लेकिन अभी मैं इसके बारे में, मेरी जमात इसके बारे में सोचती नहीं है, लिहाजा हम इसके बारे में बात भी नहीं करते। हम यही कहते हैं कि जनाब इलेक्शन वक्त पे होने हैं। कमर जमान कारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन मुनीब फारूक से तजिया लेंगे इन्हीं तमाम मामलों।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले कमर ज़मान कायरा साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और नवाज शरीफ की वापसी के इर्द गिर्द ये गुफ्तगू उनसे हुई और फिर इलेक्शन के मामलात पर भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी तो ऑब्वियसली उनकी अपनी जमात में जोशो खरोश है, लेकिन आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से देखेगी उनकी वापसी को, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मुक्तदर हल्के? और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत उन्हें आड़े हाथों समझौते करके आ रहे हैं, फिर राजा परवेज अशरफ साहब जैसे सीनियर रहनुमा की इस तरह की स्टेटमेंट आना, कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीजों को? देखिए, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सबसे पहले तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसकी अहमियत पीएमएलएन के लिए तो बहुत ज्यादा है। पीएमएलएन के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुद को वो रीलॉन्च कर रही है पूरी जमात, और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से ही पूरी जमात की जो सर्वाइवल है वो लिंक्ड है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, गो कि ये इस बात में कोई इबाम नहीं है, ये बात मुझे और आपको पता है बखूबी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी या उनका जो इस वक्त कुर्बत है उनकी जमात के एस्टेब्लिशमेंट से, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में काफी रेलेवेंट भी है आज के हालात में। लेकिन जारी बात है, एक प्रेशर तो होता ही है, बेशक इखलाकी प्रेशर आप कह लें, वो पीएमएलएन के ऊपर कम है इन द सेंस कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर होगा कि वो पीएमएलएन को कितना फेवरेट के तौर पर ट्रीट करती है। लेकिन क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीजें कट थ्रोट होती हैं, फिर आपको अपीयरेंसेस का ख्याल नहीं रखना पड़ता, फिर आपको वो करना होता है जो डिसाइडेड है या जो आपस में तय किया गया है। अब ये बात तो फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, आज उनकी जमात की एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत भी मौजूद है, और ये बात कहना भी गलत नहीं है कि वो जैसे बाहर गए थे तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भिजवाया था। अगर वो वापस तशरीफ ला रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रूवल दिया, लेकिन उन्हें एज वी स्पीक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए फिलहाल, क्योंकि आपको पता है चीजें तब्दील होने पता नहीं चलता, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई मसाइल क्रिएट नहीं कर रही। तो नेचुरल बात है, जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर पीएमएलएन के लिए ये तो बात फैक्ट है कि ठीक है मियां साहब का आना, रेलेवेंट होना, लेकिन जो उनका पूरा नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुप्रीमेसी, वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल रेलीगेट हो गया है किसी बहुत ही पिछड़े हुए कॉर्नर के अंदर। उसकी तो शायद अब इस वक्त अहमियत है ही नहीं, और इस वक्त अहमियत इस बात की है कि पावर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है और पॉलिटिकली करेक्ट कौन है, और पॉलिटिकली करेक्ट कौन है और एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे कौन है, वो मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात है। जहां तक रहेगी पीपल्स पार्टी वाली बात, तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है। पीपल्स पार्टी ये लोगों को बताना चाहती है कि पीएमएलएन इस वक्त एक डील करके आ रही है, और पीएमएलएन का इक्तदार में आना इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग तय है। क्या मियां नवाज शरीफ भी उस इक्तदार के लिए इंडिस्पेंसिबल है, या ये काम मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर भी हो सकेगा और पीएमएलएन को इक्तदार में लाया जा सकेगा? दैट इज समथिंग विच ओनली द टाइम विल टेल। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी एहसास दिला रही है लोगों को कि पीएमएलएन कोई अपने जोरे बाजू पर नहीं आ रही, ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रही है। मुनीफ साहब, आपने एक बात की कि जी एस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे कौन है, और वो नजर आ रहा है कि नून लीग है, और तकरीबन इक्तदार में भी मतलब एक इम्प्रेशन तासुर यही है, बड़ी मजबूती से उभरा है ये तासुर कि जी नून लीग जो है वो इक्तदार में आ रही। लेकिन ये होगा कैसे? ग्राउंड रियलिटीज का आपको पता है, 16-17 माह की जो गवर्नमेंट थी उससे मकबूलियत में कमी आई पीएमएलएन के, और हमने देखा कि मतलब तहरीक इंसाफ का सपोर्ट जो है वो ग्राउंड पर, आप हमें बता सकते हैं ज्यादा, लेकिन पंजाब की हद तक तो तकरीबन और केपी में भी इंटैक्ट ही है। तो क्या ऐसा होगा? मतलब वो 2018 वाला आरटीएस वाला मामला तो आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल है। चैलेंज नवाज शरीफ साहब के लिए होगा, ही कैन टर्न अराउंड थिंग्स। उन्होंने 1-2 दफा पहले भी हमने देखा, पीएमएल का माजी है वो, काफी बुरी तरह हारे, लेकिन फिर 2/3 मेजॉरिटी भी उन्होंने ली। वो ही हैज द कैपेबिलिटी, बड़े लीडर है वो। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि यही है? कैसे होगा ये, कैसे इक्तदार में आ सकते? देखिए आदिल साहब, अगर तो सिस्टम जो इस वक्त इन प्लेस है
उसने खुली छुट्टी देनी है तो फिर तो PMLN में का इक़्तिदार में आना, अगर मैं ये कहूँ कि वो सख्त स्टेटमेंट होगी कि नहीं हो ही नहीं सकता, उसके बारे में ऐसी डेफिनेटिव बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि इक़्तिदार में आना फिर आसान नहीं है। अगर तो खुली छुट्टी है और हर एक ने इलेक्शन कैंपेन भी करनी है और हर एक को आज़ादी है कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले। मुझसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, कोई और कर सकता है, लेकिन मुझे या आपको ये फीलिंग क्यों आती है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्राउंड के ऊपर PMLN से ज़्यादा मकबूल है? और इमरान खान इक़्तिदार में निकलने के बाद बेशक झूठ की बुनियाद पर या एक फ़ॉल्स नैरेटिव की बुनियाद पर उन्होंने अपनी मकबूलियत हासिल की और लोग अब भी उनकी जमात की रेलेवेंस मौजूद है। लेकिन अगर उनकी जमात को वो स्पेस मुहैया ही नहीं की जाती, तो फिर तो तय है कि PMLN इक़्तिदार में आसानी से आ जाएगी। और बेशक मैं आपको दोबारा कहूँगा, मैंने पहले भी एक लफ्ज़ अपीयरेंसेस का इस्तेमाल किया कि बेशक आज के दिन के अंदर RTS बिठाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस पहले हो चुकी है। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ 4, 5, 6 महीनों में हुआ है और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जिस तरह से सिलसिला चला है, जो PTI ने अपने साथ किया है, उसके बाद तो चीज़ें लगभग तय है कि PMLN के लिए मामलात, हालात इस वक़्त तो साफ दिखाई दे रहे हैं। गो के हमें हमारे मुल्क में तब्दीली या कोई सर्टेनिटी से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन बेशक RTS ना भी बिठाया जाए, लेकिन डिपेंड करता है ना इलेक्शन करवाना किसने है, ग्राउंड पर कौन लोग मौजूद होंगे, सिविल इंतज़ामिया से कौन लोग मौजूद होंगे, क्या फ़ौज की तैनाती पोलिंग स्टेशंस के अंदर होगी, बाहर होगी, क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से क्या किया जाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। हमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ऑनरेबल शख्सियत है, मुझे उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो हर जगह तो खुद मौजूद नहीं होंगे। वो कह देंगे कि हम इलेक्शन बड़ा फेयर एंड फ्री करवा देंगे, लेकिन अगर किसी ने डिसाइड किया है कि इलेक्शन वन साइडेड होना है या PTI को वो स्पेस मार्जिन नहीं मिलनी जो पहले उनके पास थी, तो फिर तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर कि कौन इक़्तिदार में आएगा। मुनीर साहब, दूसरी बात ये बताइएगा कि 2-3 हफ्तों में हमने देखा कि रुपए जो है पाकिस्तानी वो काफी मुस्तहकम हुआ वर्सेस डॉलर। 2.5-3 हफ्ते पहले तो ऊंची परवाज जारी थी और अब रॉकेट की तरह नीचे परवाज जो है आ रही है। ऑब्वियसली इदारों ने अपना किरदार अदा किया और करेंसी मार्केट में आपको पता है कि वो मलक बुस्तान साहब कहते हैं कि जी हर एक एक्सचेंज कंपनी में 2-2, 3-3 खुफिया इदारों के एहलकार बैठे, उन्होंने इनको ट्रैक किया, स्मगलर्स को, होल्डर्स को, पूरा सारा, और उन पर क्रैक डाउन किया। लेकिन ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? मतलब कायरा साहब से भी मैंने आज ये सवाल किया, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि जी अगर ये कोई मुंतखब हुकूमत ये काम करती तो जुडिशरी आड़े आ जाती, लेकिन चूंकि अब इदारे इन्वॉल्व हो गए तो अच्छी बात है कि ये हो रहा है, लेकिन इसी तरह सपोर्ट जो है वो मुंतखब हुकूमतों को भी मिलनी चाहिए। 16-17 माह में डार साहब ने काफी कोशिश की और उनका एक यही था कि डार साहब आएंगे और डॉलर नीचे, उस तरह से हुआ नहीं, वो ऊपर ही गया। इस सारे सिनारियो को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखें ना, इस वक्त के टेकर गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो अब आवाम के सामने ऐसी आई है। देखें ना जी, 60-70 रुपए डॉलर नीचे आ गया है। पेट्रोल, डीजल, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें नीचे आई है, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी है, वो भी हो रहा है। और इससे इसी चीज को जोड़ा जा रहा है कि जी फिर तो इसी सेटअप को क्यों ना चलाया जाए, एक कि ये किया जाए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुल्क इफेक्टिवली तो इस वक्त पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और दिलचस्प बात यह है कि जब इस तरह कंट्रोल मिलता है तो उसके डिविडेंड बड़ा अच्छा आता है। देखिए, इस वक्त एक वन विंडो ऑपरेशन है, SIFC बना, उसके बाद जो चीजें बेहतर हो रही हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया डॉलर का, फिर मुख्तलिफ कार्टेल्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया है। अब जो पाकिस्तान का आम शहरी है उसको तो इस बात से गर्ज नहीं है कि डॉलर किस तरह से कौन से नीचे लेकर आया। उसको तो ये फर्क पड़ेगा कि भाई अगर डॉलर रुपी पैरिटी ठीक होती है और रुपया तगड़ा होता है, उसके नतीजे में अशिया सस्ती होती है, उसके नतीजे में गाड़ियों की कीमतें नीचे आती हैं, उसके नतीजे में और इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर ओवरऑल पड़ता है, तो वो तो फिर इस चीज को अप्रिशिएट करेगा और समझेगा और कहेगा कि यही काम दुरुस्त था। जहां तक बात है कि मुंतखब हुकूमतें ये क्यों नहीं कर पाती, इसलिए क्योंकि मुंतखब हुकूमतों के अंदर बहुत सारे लोग उन कार्टेल्स का हिस्सा होते हैं जो कि फिर पावर पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सी हुकूमतें ये करने से पहले रुक जाती हैं कि भाई अगर हम करेंगे तो इतने MNAs नाराज हो जाएंगे, इतने MPs नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो क्योंकि मुंतखब हुकूमत है नहीं, लिहाजा जो वो करेंगे वो डायरेक्टली आपको पता है ऑर्डर फ्रॉम द टॉप आ रहा है। और दूसरी बात ये
कि जब डार साहब आए थे तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक स्कैम था कि उन्होंने ये जो करेंसी के अंदर डॉलर रुपी पैरिटी और इस सारे चक्कर के अंदर जो इंटर बैंक रेट है इसके अंदर अरबों रुपए कमाए हैं। और उन्होंने एक बुरा एक बाकायदा तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन थी जो उनके सामने आई थी। फिर डार साहब खलवत में जलवत में आपको मुझे हम सबको कहते रहे कि यार मुझे तो फोर्स किया जाता रहा कि भाई चलने दें जी, चलने दें, ना करें, फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो राइटली सो, तो सियासी हुकूमतों के मसाइल होते हैं, लेकिन अवाम को ये चीज पसंद आएगी और ये कंट्रोल भी पसंद आएगा। अब जिस तरह नैब के अंदर एक दफा फिर आपने देख लिया कि वही दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है जी के फौज के अफसरान को इंडक्ट किया जा रहा है। अब वो प्रैक्टिस कोई नई नहीं है, पहले भी हुई थी। जब जनरल खालिद मकबूल साहब, आपको पता है, मुशर्रफ साहब के दौर में चेयरमैन नैब थे, उस वक्त भी हुआ। उसके बाद भी जब नैब बना उसके अंदर क्या इफेक्टिव कंट्रोल था। अभी भी एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल वो उसको सरबराह है। नादरा के अंदर आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल आ चुके हैं। सो मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो एक कंट्रोल का समा तो आपको नजर आता है। गलत उसमें प्रिंसिपली गलत वो बात है, इसलिए क्योंकि ये काम सिविल हुकूमतों का है, ये काम फौज का नहीं है। लेकिन जो डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है, वो पाकिस्तान की आवाम को भी अच्छा लगेगा। वो कहेंगे जी कमाल हो गया, डंडा देखें कैसे डंडा फेरा गया और हर कोई सीधा हो गया। तो मुझे आपको एज अ कॉमन पाकिस्तानी, एज अ कॉमन कंज्यूमर, हमें तो खुशी होगी कि हमारे मुल्क में कार्टलाइजेशन के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है। बट अगर ये चीजें असूली तौर पर देखी जाए तो ये काम नहीं है जिस इदारे का जो ये इदारा काम कर रहा है, और ना ही नैब के अंदर कोई तुक बनता है कि फौज के अफसरान को लाया जाए फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की। मुनीर फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी उसको फुल स्टॉप ना सिर्फ लगा, बल्कि अब नीचे की तरफ डॉलर की उड़ान शुरू हो चुकी है और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते हैं वो भी शुरू हो चुका है। यानी जो कमोडिटीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता सस्ती हो रही हैं। 2-3 कार कंपनीज ने अपने रेट्स भी कम कर दिए हैं। फिर हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो काफी हद तक नीचे आई और उसमें ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का भी है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये डॉलर कैसे नीचे आ रहा है, उस पर मलक बुस्तान साहब से गुज़श्ता शो में कल रात के बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? यानी क्या ये जो रुपए स्ट्रेंथन हुआ है, मुस्तहकम हुआ है, क्या ये रहेगा, ये मामला लॉन्ग टर्म है या ये चंद हफ्तों की गेम है? क्योंकि मलक बुस्तान साहब ये भी कह रहे थे कि बड़ी मछलियां जो है वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, जो कि डॉलर को जखीरा करते थे, डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस है, वो दुबई जो है वो भाग चुके हैं। तो अगर तो वो कल वापस आते हैं और ये जो सख्ती है इदारों की जानिब से अगर ये कम होती है, तो क्या डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में दोबारा वहां तक जा सकता है? क्या 350 तक भी जा सकता है? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जनाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हैं हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉलर बड़ी तेजी से नीचे आया 2.5 से 3 हफ्ते में। क्या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा? यानी जो चीजें महंगी हुई थी डॉलर ऊपर जाने की वजह से, वो अब क्या सस्ती होंगी? और क्या डॉलर दोबारा से ऊपर भी जा सकता है? यानी दोबारा क्या रुपए कमजोर भी हो सकता है? जी शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। मसलन जब डॉलर ऊपर गया था तो बहुत सारे लोगों ने, जिनका इंपोर्ट पे या तो इन्हिसार था या नहीं भी था, उन्होंने प्राइसेस पास ऑन की थी। मार्केट्स जो हैं वो एक प्राइस की स्टेबिलिटी का कोई 2-3 हफ्ते, महीना इंतजार करती हैं। इसके बाद यकीनन उनको एडजस्ट करना चाहिए लोअर साइड पे, और उनको कुछ ने, कारों ने, मैंने देखा किया मोटर्स वगैरह ने कुछ एडजस्टमेंट शुरू भी कर दी है। मेरे पास ये नॉलेज भी है कि कुछ कंपनियां इसकी प्रेपरेशन कर रही हैं। लेकिन मार्केट जब तक ये, अगर मार्केट को वॉलेटिलिटी दिखाई देगी तो फिर ये पास ऑन नहीं हो पाएगा अवाम के लिए। तो ये अब हमारे ऊपर है कि जो हमने इसको उसकी होल्डिंग और उसकी स्मगलिंग और उसकी जो स्पेकुलेशन को रोक के जहां लाए हैं, ये वहां रहता है। हाँ, अलबत्ता और मीडियम टर्म में मार्केट देखेगी कि हम अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का अगर गैप हमारा इतना ही बड़ा रहता है तो फिर उनकी एप्रीहेंशंस रहेंगी मीडियम टर्म के अंदर। यानी हारून शरीफ साहब, अगर तो डॉलर जितना भी नीचे चला जाए वर्सेस रुपी, लेकिन अगर वोलेटिलिटी बरकरार रहती है तो फिर आवाम को उस तरह से फायदा नहीं मिल सकता। यानी जो यूटिलिटी की प्राइसेस हैं, जो हमारी स्पेशली जो तेल वगैरह, तो अभी थोड़ा सा नीचे आ भी गया है, लेकिन फायदा तभी आवाम को पहुंचेगा अगर ये जो वोलेटिलिटी है और गैर यकीनी है ये खत्म हो।
जी बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं पाकिस्तान का मसला रिलीफ को सस्टेन करने के। आदिल साहब, रिलीफ सस्टेन तब होगा अगर आप आईएमएफ की भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखिए, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, जैसे बाहर की अदायगियां हैं, उसका रिस्क फैक्टर उन्होंने उसको बहुत हाई डिक्लेयर किया है। इसलिए कि इनफ्लो ऑफ डॉलर्स की सर्टेनिटी अभी बहुत लिमिटेड है, जबकि हमारी बाहर की जो पेमेंट्स है वो वही की वही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको मीडियम टर्म में सस्टेन करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज और एफडीआई के ऊपर खासी तवज्जो देनी पड़ेगी, ना कि हम खाली इंपोर्ट को बंद करके अपने अकाउंट बैलेंस को नैरो कर लें। मार्केट्स पर ये जो सस्टेन करेंगी परमानेंट रिलीफ मिलेगा। हाँ, टेम्परेरीली 3 से 6 माह का रिलीफ अगर डॉलर यहां रहता है तो हुकूमत दे भी सकती है और देना चाहिए भी। अब हारून शरीफ साहब, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, डॉलर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हमने देखा, लेकिन ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है अभी भी काफी हाई है। उसके अलावा जो बेरोजगारी की शरह बड़ी तेजी से बढ़ी, खत्ते गुर्बत से काफी लोग जो हैं वो नीचे भी गए। तो क्या ये सारी चीजें जो हैं, जो मईशत थोड़ी सी हमें अच्छे इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि हमारी मईशत जो है वो अभी भी वेंटिलेटर पर है और एफडीआईज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें मजीद कुछ करना पड़ेगा? जी साहब, वेंटिलेटर पे तो बिल्कुल है। जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और अगले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं बेल आउट की, तो ऑब्वियसली मईशत की सूरत हाल तो बुरी है। हम एक प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन में हैं, गैर मामूली तौर पे इस वक्त हमारे ऊपर मुश्किलात हैं। हम एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री हैं जिसका सारा बजट जो है टैक्स रेवेन्यू वो सूद पे करने में चला जाता है। ये जो रिस्क्स हैं ये बहुत हाई हैं और हमें हमारी इकोनॉमिक टीम को ये पब्लिक के साथ शेयर करके उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ना कि उनको शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म की तरफ लेकर जाए। अब ये जब गैर मामूली रिस्क हैं तो हमें कुछ गैर मामूली फैसले करने चाहिए। ये जो SIFC है ये कुछ ट्रांजैक्शनल तो फैसले कर रही है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर ढांचा बदलने के फैसले मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे जिनसे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। ये जो बुनियादी ढांचे की आपने हारून शरीफ साहब बात की कि उसमें हमें तब्दीलियां करनी पड़ेगी, अब लॉन्ग टर्म मंसूबे देने हैं। ऑफ कोर्स, तो लॉन्ग टर्म मंसूबे और पॉलिसी देना जो है वो तो एक मुंतखब हुकूमत का काम है जो 5 साल के लिए मैंडेट लेके आए, और ऑब्वियसली इस वक्त जो है निगरान हुकूमत मामला चला रही है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने की तो पोजीशन में क्या आप समझते हैं कि होगी? और इंतखाबात को लेकर भी शकूक शुबात हैं अभी भी, तो ये जो शकूक शुबात है इसका बैरूनी जो सरमायाकार हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है? जी देखें, अगर आप आज इन्वेस्टर हैं, बाहर बैठे हैं, आपको ये पता है कि 6 माह के बाद कुछ और लोग ये मुल्क चला रहे होंगे या 8 माह के बाद, और उनकी शायद थिंकिंग पॉलिसीज के ऊपर फर्क हो। ठीक है ना जी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आइडियोलॉजिकली पीपल्स पार्टी जो है वो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव नहीं करती है। लेट्स से कि वो एक कोलेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो एक पार्टी जो हिस्टोरिकली एक पोजीशन लेती रही है कि हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं, तो मेरी एप्रीहेंशंस बढ़ेंगी। नाउ ये SIFC एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इनकी एप्रीहेंशंस को एड्रेस इस तरह करता है कि अब स्टेक होल्डर्स सारे इकट्ठे बैठे हैं, जो नए आएंगे इवेंचुअली उनको शायद सुनना पड़े। मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूं कि निगरान हुकूमत ये फैसले तो नहीं ले सकती, लेकिन आदिल साहब उनको एक पॉलिसी की डायरेक्शन और उसका पेपर बनाने से तो कोई नहीं रोक रहा। उनको एक, बल्कि उनके ऊपर तो सियासी दबाव नहीं है, उनको एक बिल्कुल प्रोफेशनली एडवाइस लेके प्रोग्राम अगली हुकूमत के लिए रख देना चाहिए, ताकि अगली हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर आए और वो उसको आगे लेकर चले। गैर यकीनी का फैक्टर देखें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं छोटे वॉल्यूम की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट FDI आनी शुरू हो, उसके लिए हमें ना सिर्फ गैर यकीनी खत्म करनी है, हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंसेंटिव्स बनाने हैं जहां बांग्लादेश से, कैम्बोडिया से, वियतनाम से मुकाबला करें, और इंटरनल रूल ऑफ लॉ को ऐसा करना है कि इन्वेस्टर यहां आने में अपने आप को महफूज
तसव्वुर करें। इसको वक्त लगेगा। अरुण साहब, आखिर में जो रुपए को इस्तेकाम मिला, ये इस्तेकाम जो है कितना सस्टेनेबल है, कितना ये ठहर पाएगा, और क्या इसकी कोई ऐसी मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि ये इसी तरह स्ट्रेंथन रहे, या हुई होगी ऐसी मंसूबाबंदी? जी आल साहब, इसमें दो बड़े क्लियर इश्यूज है। पहली बात है कि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कोई जो आपसे कहता है लोग नंबर्स फ्लोट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जिम्मेदारान को नंबर्स नहीं फ्लोट करने चाहिए। एक मार्केट से आप ना खेलें। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो रियल वैल्यू है रूपी की, वहां पर रूपी स्टेबल हो जाएगा। जो इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। देखिए ना, जो स्पेकुलेशन आप काट दें, स्मगलिंग काट दें, उसकी इलिसिट आप ट्रेडिंग काट दें, तो एक रियल वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल यह है कि वो रियल वैल्यू वहां सस्टेन होगी या नहीं। कुछ देर होगी, लेकिन अगर हमारे ऊपर बाहर के बैरूनी अदायगियों का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगला IMF प्रोग्राम या कोई भी सोर्स ऑफ इनफ्लो की सर्टेनिटी नहीं होगी, तो यकीनन फिर से रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा और उसकी रियल वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी डॉलर की अगेंस्ट रूपी। हमें इन करेंसीज को बहुत एक्सपर्टीज से देखना है। मुझे थोड़ा जो मेरी वरी ये है कि जो इसको इकोनॉमिक्स के लेंस से देखने वाले लोग हैं, खास तौर पे सेंट्रल बैंक में, मेरे हिसाब से उनको इसके अंदर अपनी स्किल्स में, महारत में खासी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर इस वक्त दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आपकी, जब आप डॉलर्स की बात करते हैं, आप देखें गल्फ की वॉर जो हो रही है, इसका एक एंगल है, पहले यूक्रेन का था। हमें बड़े सही इकोनॉमिस्ट चाहिए जो वहां एडवाइस दे सके और रूपी डॉलर की सही कीमत बन सके और हम इंटरवीन ना करें। अरुण शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो कोई हमारे लिए उसका रिजल्ट खुशगवार नहीं था। पाकिस्तान टीम अक्सर हारती है, लेकिन उस पर इतने दिल बर्दाश्त नहीं होते उनके फैंस। लेकिन जब इंडिया से हारती है और इतनी बुरी तरीके से हारती है, तो फिर जाहिर बात है क्रिकेट से किसी को ज्यादा लगाव ना भी हो, वो भी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। लेकिन ज्यादा दिल बर्दाश्ता में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी पूरा पड़ा है और हो सकता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल तक इतनी जबरदस्त खेले और फिर फाइनल में भी पहुंच जाए और वर्ल्ड कप भी जीता जा सकता है। अभी तो तकरीबन 5-6 मैचेस रहते हैं। ब्रेक के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप और पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस और वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए, उस पर गुज़श्ता रात जो है वो डॉन के जो स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है अब्दुल गफ्फार, उनसे तफसीली गुफ्तगू मैंने की थी। आइए देखते हैं। जी अब्दुल गफ्फार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल जो ऑब्वियसली हमारे ऑडियंस एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, इंडिया के सामने आपकी बैटिंग बिल्कुल लड़खड़ा गई और जब उनकी बैटिंग आई तो हमारी बॉलिंग ऐसा लगा कि लड़खड़ा गई। मतलब हमें बिल्कुल जल्दी नहीं थी, उन्हें जीतने की जल्दी थी, हमें एक चीज की जल्दी थी, वो हारने की। वजह क्या बनी? और एक ऐसी टीम जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है, लेकिन अहम मैचेस में, अब इससे पहले देखा एशिया कप में जो कुछ हुआ और अब नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीते, लेकिन इंडिया के सामने जो शिकस्त है उसका उस पर आपका तजिया क्या है? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें क्लियरली दो चीजें दिखाई दे रही हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, अगर आप देखें, जो इंग्लैंड ने शुरुआत की थी 2015 के बाद, 350-400 वाली क्रिकेट, हम उससे कुछ पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हम एक मखसूस टेम्पलेट पे खेलते हैं। और जो आपने बात की इंडिया को बहुत जल्दी थी, आप देखिए कि जो पहला मैच हुआ शायद, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड हारा था न्यूजीलैंड से 285 रन का टारगेट, न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 32 ओवर में चेस कर लिया था। उनको भी जल्दी नहीं थी, लेकिन अब ये एक्चुअली स्टाइल बन गया है क्रिकेट खेलने का। हम एक्चुअली आदिल कर ये रहे हैं कि हम बहुत डिपेंडेंट थे कि जो हमारे नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ, जो हमारे 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, ये एक्सेप्शनल बॉलिंग करेंगे और हमारी बैटिंग उसको सपोर्ट करेगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि नसीम शाह हो गए इंजर्ड, और नसीम शाह के इंजर्ड होने से शाहीन की फॉर्म पे भी असर पड़ा, हारिस पे भी लोड है, और अनफॉर्चुनेटली अब तक वो उसको इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। अब इसमें करना ये फिर ये था कि आपको अपनी बैटिंग की अप्रोच को ठीक करना था। उससे बड़ा सेटबैक ये हो गया आदिल के जो आपके पास एक ही अटैकिंग प्लेयर है जो कि फखर जमान है, उनकी भी फॉर्म चली गई। और फिर हमारा जो पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर है शाहजेब, इमाम से लेकर अब्दुल्ला से लेकर बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, सऊद, ये सब एक ही तरह खेलते हैं। इनमें कोई अटैकिंग इंटेंट नहीं है। जैसे आपने
रोहित शर्मा की देखी, या जैसे आपने कुशल मेंडिस की देखी होगी, या जैसे डिवेन कॉनवे खेलते हैं, जैसे रचिन रविंद्रा खेल रहे हैं। तो जो टीमें आप देखिएगा इस वर्ल्ड कप में, जो टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर अपने ओपोनेंट्स के ऊपर अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगी वो हार जाएंगी। आप इवन अफगानिस्तान के खिलाफ देखें, इंग्लैंड की टीम जो है वो एक खौफ में मुब्तला दिखाई दी कि हम आउट ना हो जाएं, उस तरह की अप्रोच नहीं थी। फिर बेन स्टोक्स की इंजरी। तो पाकिस्तान को आदिल दो चीजें करनी है, किसी भी तरह फखर जमान को आपको लेकर आना है, और दूसरा आपको ये उम्मीद करनी है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो भी फॉर्म पकड़े, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर एक साथ नहीं हुई तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आगे की बात करते हैं। अब सेमीफाइनल में हमें पहुंचना है, कितने मैचेस जीतने हैं और कौन कौन से मैचेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंग्लैंड से अभी हमने खेलना है, इंग्लैंड वहां से तो हार गया, लेकिन हमने देखा कि हमारी टीम जो है जब इंग्लैंड के सामने आती है तो थोड़ा सा वो मामलात उस तरह से नहीं रहते। इस पर आप थोड़ा सा, आपके एनालिसिस चाहिए होंगे कि क्या सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच सकता है और कितने मैचेस जो हैं वो हमें जीतने पड़ेंगे हर हाल में। आधे तमाम टीमों को 9 मैचेस खेलने हैं, और जो टीम 6 मैच जीत जाएगी समझ लें कि उसकी सेमीफाइनल की बर्थ होगी पक्की। अब इसमें देखिए 4 टीमें हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड और श्रीलंका। इसमें आपकी 4 जो एशियन टीमें हैं उनको आप हरा सकते हैं, और आपको एक्सपेक्टेड ये है कि आप उनको जीत जाओगे। जो बड़ी टीमें हैं शायद, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 5 मैचेस अभी में से 4 मैच हमारे बाकी है। तो इनमें से 4 में से कम से कम ताशादेव हमें 2 मैच जीतने पड़ेंगे, जिसमें फिर हमें 6 मैचेस में कामयाबी मिल जाएगी। बट ये इतना आसान नहीं है। आपने देखा अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया इंग्लैंड को, तो फिर हम कैसे बांग्लादेश को या इवन श्रीलंका को, किसी भी टीम को आसान समझ सकते हैं, सॉरी मतलब अफगानिस्तान को। तो हमें करना ये है, तो हमें छोटी टीमों के खिलाफ, मैं छोटी टीमों से मुराद ये कि वो जायंट्स नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश है, अफगानिस्तान आ रहे हैं, इनके खिलाफ तो हमें हर हाल में कोई गलती नहीं करनी। बट आने वाला जो मैच है 20 अक्टूबर को शायद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अपनी हालत इस वक्त थोड़ी खराब है, वो भी पीक पर नहीं है। अगर हम उनको हराते हैं, और वो पहले ही हारते हुए आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंग्लैंड, तो हमारा रास्ता थोड़ा सा ना क्लियर हो जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड, ये बहुत तगड़ी तीनों टीमें दिखाई दे रही है। स्पेशली साउथ अफ्रीका और इंडिया की, ये तो सेमीफाइनल में जाएंगी। न्यूजीलैंड का भी हमसे मैच बाकी है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो थोड़ा सा उनका टेस्ट बाकी है। तो पाकिस्तान को पहले तो ये होप करनी है कि हमारे जो तीनों अगले मैचेस हैं बहुत तगड़े हैं। हम 20 को खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद अफगानिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका। इन 3 में से अगर हमने 2 मैचेस जीत लिए तो आप समझिएगा कि हम ट्रैक पर हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये मैचेस नहीं जीत सके तो फिर पाकिस्तान को कहते हैं ना, बस हम एक भागते जा रहे होंगे किसी चीज के पीछे, लेकिन शायद हमारे हाथ ना आए वो। अच्छा गफार, देखिए यही टीम है, विनिंग कॉम्बिनेशन। हमने देखा बॉलिंग में नसीम शाह तो चले अब इंजरी का शिकार हो गए, लेकिन शाहीन शाह और जो आपके दूसरे एक बॉलर है, फिर हमने देखा जी बिल्कुल, बैटिंग में जो है आपका बाबर आजम और रिजवान बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं। तो ये टीम क्या आपको बाउंस बैक करते दिख रही है, खुसूसन एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट के बाद, और वो भी इंडिया से? देखिए, साइकोलॉजिकली उठना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान टीम के साथ माहिर नफ्सियात पिछले 2 महीने से हैं, और ये मुझे नहीं पता बाकी टीमों के पास है कि नहीं। वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ सफर कर रहे हैं, माहिर नफ्सियात भी आपने रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहले तो इस टीम को ना आपको मेंटली उठाना है, तो आई एम श्योर कि वो उस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन माहिर नफ्सियात आपको ये तो बता सकता है कि आपने खेलना बहुत अच्छे तरीके से, बट ये नहीं बता सकता कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेटर्स का काम है। आई थिंक टेम्पलेट हमें आदत सेट करना पड़ेगा। अगेन आई एम मतलब रिपीटिंग के फखर जमान इज योर की प्लेयर, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर है जो अगर 50-60 गेंदें खेलता है, जैसे रोहित शर्मा ने हमारी धुलाई कर दी थी, वो धुलाई कर सकता है। और फिर वो आप जो अटैकिंग मोड में आते हो पहले 15 ओवर में, उसके बाद फिर आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइन तो है, कट एंड शॉट आदत इस टीम में कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि ये कम बैक नहीं कर सकती। बट फखर जमान को आपको लाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने जडेजा को खिलाया तो उनके पास कुलदीप यादव स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहा है। वो कोई दुनिया की टीम इस पर 2 मतलब स्पिनिंग ऑलराउंडर पे नहीं जा रही। अनफॉर्चुनेटली शादाब नवाज कोई बहुत बड़े मैच विनर्स नहीं है वनडे के अंदर, ये हमें समझ लेना चाहिए। हमें खौफ पता नहीं किस बात का है कि बैटिंग कोलैप्स होगी तो ये दोनों में बचा लेंगे। कहां बचाया? भारत के खिलाफ मैच में वो भी दोनों आउट हो गए। तो सबक ये लेना चाहिए कि अगर आपका टॉप 6 नहीं चल रहा तो नीचे 7वां-8वां प्लेयर नहीं चलेगा। बट आपकी बॉलिंग अगर अच्छी होगी, जैसे उसामा मीर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ही इज अ जेन्युइन लेग स्पिनर, 6 फुट 2 इंच की उसकी हाइट है, दुनिया ने इसको खेला नहीं हुआ। तो आई थिंक दिस इट्स अ टाइम टू ब्रिंग यू चेंजेस, ब्रेव चेंजेस। आपको फखर जमान को लाकर इम्पैक्ट प्लेयर के लिहाज से होप करनी है, एंड यू हैव टू ब्रिंग उसामा मीर, ताकि जो आपकी बॉलिंग में एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है मिडल ओवर्स में,
वो कवर्ड हो जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया और हम इसी टेम्पलेट पे चले तो मुझे ये इस बात का खदशा है कि फिर हमें शायद बड़ी टीमें तो हरा ही सकती है, बट हमें अफगानिस्तान या इस तरह की कोई और टीम भी अपसेट कर सकती है। आखिर में गफार ये बताइएगा, बाबर आजम देखी, हमने देखा कि रिजवान तो की परफॉर्मेंस जो है बैट पे जबरदस्त रही है। बाबर आजम क्या कुछ आपको दबाव में नजर आ रहे हैं? देखिए, जितना बड़ा उनका नाम है, जितना बड़ा स्टैंडर्ड है, उस लिहाज से उनकी अभी वो परफॉर्मेंस नहीं है और उनको जाहिर बात है अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है, जैसे आपने खुद कहा, रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में, नंबर 4 पे उन्होंने बाबर के साथ बैटिंग लाइन को संभाला है। लेकिन आगे प्रॉब्लम अगेन वही है, बाबर भी जब बैटिंग करने आते हैं, जैसे लास्ट मैच भी हुआ कि आपका 4 साढ़े 4 का रन रेट होता है, 2 विकेटें गिर चुकी होती हैं, फिर वो अटैकिंग प्लेयर खुद भी नहीं है, उनको थोड़ा टाइम लेना होता है, वो स्ट्रोक मेकर हैं। तो उनके ऊपर दबाव भी कम हो जाएगा कि अगर फखर जमान रन करेंगे। आप देखिएगा, जब आपके अच्छा स्टार्ट मिलेगा, यानी अगर आपके 15 ओवर में 100 रन होते हैं, तो ये बाबर रिजवान थोड़ा सा टाइम लेके और एक्सेलरेट कर लेंगे। जैसे भारत के खिलाफ मैच में भी इन दोनों ने अपना काम कर लिया था, 155 पे 2, 30 ओवर में कोई बुरी पोजीशन नहीं थी। बट प्रॉब्लम वही है कि ये दोनों एक साथ आउट हुए और उसके बाद हमारी बैटिंग क्लैप्स कर गई। जो मुझे नहीं पता कि जैसे माइकल वॉर्न ने कहा भाई कि पाकिस्तान को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, वरना ये टीम इतनी बुरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टीम आज अगले मैचेस में बेहतर खेल सकती है। इनको बस सिर्फ अपने टेम्पलेट को ठीक करने की जरूरत है, थोड़ी बहादुरी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो ओडीआई क्रिकेट आधे हम खेल रहे हैं ये थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है। अगर हमने इसको अपडेट नहीं किया तो फिर हम वर्ल्ड कप से जो है ना कोई एग्जिट ना कर दें। नाज़रीन, आपने गुज़श्ता रात रिकॉर्ड की गई मेरी गुफ्तगू अब्दुल गफ्फार से सुनी। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।